हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर बताते हैं कैसे हल किया जाता है। ये वीडियो आपको अजय सर क्लासेज द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप सब बिल्कुल एकदम तन मन से जुटे होंगे और अच्छे से पेपर देने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। आज 16 तारीख हो गई, कल 17 परसों आपका पेपर है। ये कक्षा 12 सामान्य हिंदी है। देखिए, इसमें कुल आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 15 मिनट का समय बोर्ड ने आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया है, ठीक है ना। पेपर रीड करने के लिए आप पेपर से अच्छे से रीड कर लें। आपका प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और लिखा गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ये कोई ऐसा बोर्ड पेपर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर ये अपलोड किया हुआ मॉडल पेपर है, कोई ऐसा पेपर नहीं है। कक्षा 12 की जो हमारी बोर्ड है UPMSP, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उस पर से अपलोड किया हुआ पेपर है। देखिए, खंड का आपको हल भी ऐसे करना है, खंड का डाल लेना है बढ़िया से, ठीक। उसके बाद लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1। ये आपके लिखने का तरीका होगा। कॉपी में बाईं तरफ थोड़ा सा हाशिया आपको बना लेना है और दाहिने भी ध्यान करना है। पन्ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है, हल्का सा छोड़ देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों ओर जो है ऐसे लाइन का बाउंडेशन कर लेते हैं, दोनों तरफ बढ़िया भारी भरकम जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जगह में लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। केवल हाशिया जो हमको बनाना है बाईं तरफ बनाना है, दाईं तरफ हाशिया नहीं बनाना है। एक एवरेज में हमको किनारे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, जिससे कॉपी एकदम किनारे तक ना लिखी जाए, ठीक है। बाईं तरफ केवल हाशिया बनाएंगे। आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने का तरीका होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1 इस तरह से डालेंगे। ये प्रश्न जो है एक जो है आप यहाँ पर इसको जो है जो आपका ये हाशिया बना होगा, इसके बाहर आपको का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। प्रश्न 1 के अंतर्गत आपके कुल 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्नों में जो है प्रश्न 1 जो है वो 5 खंडों में विभक्त होगा, जो का खा गा घा करके होगा। ये भी ध्यान रखेंगे प्रश्न में जो प्रश्न पत्र में जो खंड डाला गया है, जिस नाम से ABCD के नाम से डाला गया तो ABCD, और जिस भी नाम से डाला गया उसी नाम से डालेंगे। फिलहाल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ये पेपर है, इसमें का खा गा घा ही पड़ा है, ठीक है ना। जिससे प्रश्न 1 का लिखा गया है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। तो अब 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही है वही आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में भी जैसे विकल्प के रूप में 1, 2, 3, 4 इस तरह के आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों विकल्प में से आपको वही विकल्प चुनना है जो विकल्प आपके लिए सही होगा। तो ये आपको इससे बता दिए, जो पेपर में खंड पड़ा रहेगा का खा गा घा अंग, अगर ये पड़ा तो इसको डालेंगे, ABCD पड़ा है तो ABCD डालेंगे, जो खंड पड़ा होगा पेपर में वही डालेंगे। अब जैसे इसमें 4 आंसर हैं। यहाँ लक्ष्मण सिंह है, पहले में लक्ष्मण सिंह, दूसरे में शिव प्रसाद सितारे हिंद है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तीसरा विकल्प है इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां, और चौथा विकल्प है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। तब इन 4 विकल्पों में से जो भी विकल्प सही वही आपको आंसर देना है, ठीक है। आपके लिखने का तरीका थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तब तो ठीक है, नहीं समय है तो सही तरीका तो ये है, आप लिखें, का डालें, लिखें
निम्नलिखित में से सही तरीका यही है, बाकी जैसे आपके पास समय रहे, जैसे आपकी लिखने की स्पीड हो। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, इसको डैश कर दें। ठीक है, इसके बाद इसमें जो भी, जैसे इसमें चौथा विकल्प सही है तो यहाँ चौथा विकल्प भी डालें और साथ में नाम भी लिखें, श्रीधर पाठक। ये है आपके सही लिखने का तरीका। अगर इसको काले से लिखे हैं तो इसको नीले से लिखना है, अगर इसको नीले से लिखें तो इसको काले से, इसको काले से लिखें तो इसको नीले से, दोनों में कलर चेंज होगा। अगर इसको आप काली पेन से लिखें तो इसको नीले से लिखना है, अगर इसको नीली से लिख रहे हैं तो इसको काली से लिखेंगे। लेकिन देख लिए आपकी जैसे लिखने की स्पीड हो, जैसे आपकी क्षमता हो, जैसे लिख सकते हैं। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे से डालेंगे। चौथा विकल्प सही है और इनका नाम है श्रीधर पाठक। जो भी विकल्प सही होगा, लेखक के नाम सहित या जो भी है लिख लेंगे। ये आपके 5 × 1 = 5। ये 5 प्रश्न होंगे जो आपके गद्य साहित्य के इतिहास में होंगे, गद्य साहित्य के इतिहास होंगे और 5 प्रश्न होंगे, पाँचों 1-1 नंबर के होंगे। आपको ये प्रश्न और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में जहाँ गद्य खंड शुरू है वहीं शुरू में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, वहीं से लगभग आ जाता है। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, वो अपवाद है, बाकी सारे क्वेश्चन तो वहीं से आ जाते हैं। 100-150-200 क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा दिए भी नहीं हैं। पढ़ लीजिए, 5 नंबर आपका वहीं से फिक्स हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न इसमें जैसे है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। याद रख कर लीजिएगा इसको, हो सकता है पेपर में अब की बार भी देखने के लिए मिल जाए। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन इसमें जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। 5वां क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किसका संपादन किया था? तो आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका उन्होंने संपादित किया था। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का आपका सेम होगा, बस थोड़ा सा अंतर है। ये आपका जो पहला प्रश्न था ये गद्य साहित्य का इतिहास था, गद्य साहित्य का इतिहास। और जो दूसरा प्रश्न है आपका, ये केवल इतना सा बदलेगा कि ये पद्य साहित्य का इतिहास होगा। इसको भी आपको कहीं अन्यत्र से पढ़ने की, पद्य साहित्य का इतिहास अन्यत्र कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में जहां आपका पद्य शुरू होता है वहीं पर कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वहीं पर दे दिए गए हैं, केवल वहीं से पढ़ लीजिए। ये भी आपका 5 × 1 = 5, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे, पाँचों 1-1 नंबर के होंगे। इनको भी पढ़ लीजिए आप अपनी बुक से। जैसे इसमें जो 5 क्वेश्चन हैं मैं पाँचों बता दे रहा हूँ पढ़ करके, जो आवश्यकता समझे नोट कर लें। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की विशेषता, नवीनता के प्रति आग्रह। दूसरा क्वेश्चन है, किस युग को जागरण सुधार काल? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किस युग को जागरण सुधार का काल कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार का काल कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से प्रयोगवादी कवि नहीं है? नेमीचंद जैन जी नहीं है इसमें से, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, ये सब आपके जो है प्रयोगवादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? इसको भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न गद्य साहित्य का इतिहास 5 क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पद्य साहित्य का इतिहास 5 क्वेश्चन, ये आपके 10 नंबर हो गए। इसके बाद आता है, ये विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ जो खंड पड़ा है साइड में, वही खंड ऐसे साइड में डाल लेंगे। एक बार ही आपको केवल प्रश्नोत्तर नंबर 1 या 2 डालने की जरूरत है। काखा का जो आप हाशिया बनाए रहेंगे उसके बाहर डाल लेंगे, और जो भी विकल्प सही है वो नंबर डाल करके लिख लेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। ये हो जाएगा आपको प्रश्न 1 और 2 करने का तरीका। और ये पेपर बिल्कुल बोर्ड की वेबसाइट से अपलोड किया हुआ पेपर है, आपके लिए बहुत मदद करेगा। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको अथवा करके
2 गद्यखंड दिए जाएंगे, गद्यखंड 2 गद्यखंड दिए जाएंगे जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पाँचों 2-2 नंबर के होंगे। कुल आपका ये गद्यखंड 10 नंबर का होगा। आपकी जो सिलेबस में बुक है, जिन पाठों को निर्धारित किया गया है, बहुत पीछे तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के 2-3-4 पाठ पढ़ लीजिए, वही बहुत है। एक पैसे चूँकि शुरुआत का आता है कि लास्ट का आता है, इसलिए शुरू के 3-4 पाठ अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका संदर्भ है। ये जो आपका गद्यखंड आएगा, ये ध्यान कीजिएगा, ये प्रश्नोत्तर नंबर होगा। खंड का हम लोग कर रहे हैं, इसको ऊपर लिख लीजिए, खंड का। आपको स्केच पेन से बढ़िया सा मोटा सा डाल लीजिए, खंड का हल कर रहे हैं, खा हल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पहला प्रश्न होगा, संदर्भ लिखने के लिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ लिखने का तरीका देखिए, 2 पैसेज रहेंगे तो एग्जामिनर कैसे समझे कौन सा पैसेज है आपके। इसके लिए आपके लिए है कि आप सबसे पहले संकेत डाल लेंगे कि हम कौन सा पैसेज कर रहे हैं। संकेत, जैसे यह अनुभव, शुरुआत के 2-3 शब्द लिख लीजिए, यह अनुभव डॉट डॉट करके अंतिम के 2-3 शब्द लिख दीजिए। जोत है, जो भी पैसेज आपकी बुक में आया है ऐसे कर लेंगे। इसके बाद संदर्भ लिखना है। संदर्भ, संदर्भ लिखने का तरीका, प्रस्तुत गद्यांश या गद्यखंड भी लिख सकते हैं, इसकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। गद्यखंड, प्रस्तुत की जगह हम उपर्युक्त भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं जो जैसा पढ़े हों, कोई दिक्कत नहीं। चाहे प्रस्तुत लिखे, चाहे उपर्युक्त लिखे, चाहे गद्यांश लिखे, चाहे गद्यखंड, मतलब एक ही है, ठीक है ना। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इसको सिंगल कामा में कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, हिंदी के गद्य खंड के डॉट डॉट नामक पाठ से लिया गया है, पूर्ण विराम, इसके लेखक डॉट डॉट जी हैं। अब यहाँ पाठ का नाम लिखना है, ये सिंगल कामा में रहेगा, ब्लैक पेन से रहेगा। यहाँ लेखक का नाम लिखना है, ये भी सिंगल कामा में रहेगा, ब्लैक पेन से रहेगा। इसको विशेष ध्यान देंगे। ये आपका जो है संदर्भ लिखने का तरीका होना चाहिए। चाहे यहाँ पर शुरुआत मतलब चाहे उपर्युक्त लिखिए, चाहे प्रस्तुत मतलब है गद्यांश लिखिए, गद्यखंड, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान करेंगे कि ये पाठ का नाम, लेखक का नाम ब्लैक पेन से लिखेंगे और सिंगल कामा में क्लोज कर देंगे। 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न ये होगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या है, बिल्कुल छोड़े नहीं। अगर ये प्रश्न आपका सही है तो एग्जामिनर के दिमाग में इतना रहेगा, हाँ बच्चे को नॉलेज है, तो व्याख्या में बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, आपको कुछ ना कुछ नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर जरूर दे देंगे। तो और व्याख्या भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लिखने के लिए। इस पैसेज को आप 2 बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए, 3 बार। उसके बाद जो बात लेखक ने कही है उसको आप अपने शब्दों में व्यक्त कर दीजिए, 2-4 लाइन में, बस बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद 3 प्रश्न होंगे जो उसी गद्यखंड पर आधारित है, वो ढूंढ करके आपको आंसर देना रहेगा, कहीं बाहर से नहीं रहेगा। जो आपका गद्यखंड है उसी में से ढूंढ करके आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। इसके बाद आपका आता है चौथा प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 3 था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 4। इसके बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 4। ये भी सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है ना, कि वो गद्य था और ये पद्य है। लिखने का तरीका सेम होगा। सबसे पहले हमको संकेत डालने हैं। इसमें भी वही 5 × 2 = 10, 10 नंबर का आपका ये पैसेज भी होगा, ठीक है। और ये जैसे दिया गया है पैसेज में, तुम मांसहीन डॉट डॉट करके संस्कृति समाज से 3, संस्कृति
समासीन, ये दूसरा पहला पैसेज पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ सेम वैसे ही लिखना है, उसमें गद्यांश लिखे थे, इसमें पद्यांश लिख दीजिएगा, यही इतना अंतर है। एक चीज़ नीचे उसमें लेखक लिखे थे, इसमें आप रचयिता लिखिएगा, बस थोड़ा सा दो चीज़ें परिवर्तित करनी। लिखने का तरीका सेम होगा, पाठ का नाम, कवि का नाम ब्लैक पेन से सिंगल कामा में। बाकी लिखने का तरीका चाहे प्रस्तुत पद्यांश लिखिए, चाहे उपरोक्त गद्यांश लिखिए, पद्यांश लिखिए। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पद्य खंड में संकलित फला फला नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, हाँ ध्यान कीजिएगा, आपको इसमें लेखक लिखना नहीं है, ना उसमें रचयिता लिखना, ना इसमें लेखक। उसमें लेखक लिखेंगे गद्य वाले में, पद्य वाले में रचयिता लिखना है। ये इससे भी संबंधित आपके 5 प्रश्न होंगे। 5 में जो है आपका, जैसे पहला प्रश्न आपका बता दिए संदर्भ ही होगा। दूसरा प्रश्न जो होगा आपका, दूसरा प्रश्न आपका व्याख्यात्मक होगा, मतलब व्याख्या लिखनी होगी आपको, जो दिया गया है उसकी व्याख्या लिखनी होगी आपको, ठीक है। और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अगर आपको लोग पढ़े होंगे ध्यान होगा, तुम मांसहीन, ये जो गांधी जी की व्याख्या की गई है, ये गांधी जी के पाठ से लिया गया, बापू के प्रति या ऐसे किसी नाम से पाठ है, शायद बापू के प्रति के नाम से है, और मुझे तो कन्फर्म पाठ का नाम शायद बापू के प्रति ही है। और इसके कवि जो हैं, इसके कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, याद रखिएगा, हो सकता है पाठ यही पाठ पूछे, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तुम मांसहीन, और क्या करके है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। ये है आपका लिखने का तरीका, यही होगा। बता दिए पद, संदर्भ, संकेत, संकेत के बाद संदर्भ, संदर्भ के बाद व्याख्या। व्याख्या आपको बहुत ज़्यादा बता दिए, 2 बार 3 बार पढ़ लो, व्याख्या आपको पढ़ाई गई होगी। 5 प्रश्न होंगे, 5 के उत्तर देने होंगे। 2 प्रश्न हो गए। 3 प्रश्न, जैसे इसमें एक प्रश्न पूछा, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होता है, तो गांधी जी के बारे में अगर आप पढ़ें, पाठ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। बात पाठ में बात जो है गांधी जी के बारे में हो रही है, तो वही है। और अगला जो पैसेज इसमें दिया गया है, दूसरा अथवा करके, ध्यान कीजिएगा, संकेत जरूर डालिएगा। संकेत नहीं डालेंगे क्योंकि 2 पैसेज दिए रहते हैं अथवा करके, तो जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो क्या समझेगा कि आप किस पाठ का उत्तर दे रहे हैं। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो है जरूर संकेत डाल दीजिएगा। और दूसरा पाठ बहुत अच्छा आया है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मित के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार काट लेगा, अंग तीखी है बड़ी यह धार। ये शायद हमें लग रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये उर्वशी नामक पाठ से लिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो बता दिए आपको, एक ही करना, चाहे वो पैसेज कीजिए चाहे ये पैसेज कीजिए। इसमें भी बता दिया आपको, जैसे उसमें आगे का इंपॉर्टेंट, इसमें आगे की वजह से इसमें भी 2-3 पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत, शुरुआत के 2-3 पार्ट, लेकिन अच्छे से पढ़े होने चाहिए, कोई पैसेज आए तो छूटने ना पाए। ये आपका चौथा प्रश्न था, ठीक है। इसके बाद आती है बारी आपके 5वें प्रश्न की। जो 5वां प्रश्न आपका होगा, 5वां प्रश्न ये होगा, इसमें 2 खंड होंगे, इसको यहीं डाल लीजिएगा, का यहाँ डाल, एक बार का डाल लीजिएगा और फिर एक बार खा डाल लीजिएगा। का में जो है आपका साहित्यिक परिचय आएगा, लेखक का साहित्यिक परिचय, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेखक का साहित्यिक परिचय। ये ध्यान कीजिएगा बच्चों आप लोग कि आपके जो ये सामान्य हिंदी में पूछा जाता है, ये आपका जो है साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता। जीवन वृत्तांत लिखने लगे, लिख सकते हैं, कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कोई विशेष मतलब नहीं। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो साहित्यिक परिचय ही लिखने का प्रयास करें। और ये भी आपका 3+2 होता है। 3+2 का मतलब है 3+2, ये 3+2 है, 3+2 = 5,
5 अंकों का होगा। 3 नंबर का आपका ये साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय होगा। और ये 2 नंबर का आपका इनकी रचनाएं जो होती हैं, कृतियां करके आता है, उसको लिखना होगा। तो ध्यान रहे इसमें जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय लिखना। 2 खंडों में होगा, का और खा। इसमें 3-3 दिए हैं, जैसे इसमें दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट में हरिशंकर परसाई जी का, जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें भी शुरुआत के 3 या 4 पाठ के कवियों के नाम, कवियों का परिचय याद कर लीजिएगा। साहित्यिक परिचय शुरुआत के 3 या 4, और लास्ट पद्य में भी और गद्य दोनों में। इसमें भी आपका 5 अंक का है। शब्द सीमा इसमें 80 शब्द है। बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 पेज लिख देंगे ढंग से। हाँ, बताए कि जो ये नहीं कॉपी में थोड़ी सी जगह बना लो, 1 शब्द यहाँ लिखो, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 10 शब्द लिख करके पेज भर लो। चूँकि जो एग्जामिनर होगा उसके भी इतना दिमाग होता है, बच्चे ने कैसे लिखा है, तो सही ढंग से लिखेंगे जैसे लिखा जाता है। ना बहुत अधिकांश जगह छोड़ना है, ना बहुत कम छोड़ना है, जैसे लिखना है बढ़िया साफ सुंदर राइटिंग में 80 शब्द में लिखना है। और फिर पहली बार का डालेंगे, फिर खा डालेंगे। हाँ, इसमें जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पढ़ा है, ठीक है ना। चाहे अगर ABCD पढ़ा है तो जो पढ़ा है, जैसे मान लीजिए हम इसमें तीसरे नंबर का लिख रहे हैं, मान लीजिए तीसरे नंबर का, ठीक है, तीसरे नंबर का प्रश्नोत्तर नंबर 5 का डाला है, तीसरे नंबर का लिख रहे हैं, तो यहीं बीचों बीच में ऐसे बढ़िया से डाल लीजिएगा। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ लिखिएगा साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय लिखना हो तो 1-2 लाइन लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखिएगा मत, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि 80 शब्द में ही देना होता है उत्तर, बड़ा उत्तर नहीं देना। सीधे साहित्यिक परिचय पर आ जाइएगा, साहित्यिक परिचय डाल लीजिएगा और उनका साहित्यिक परिचय दे दीजिएगा। और अंत में फिर हेडिंग डाल दीजिएगा रचनाएँ या कृतियाँ जो करके दिए हों पेपर में, वो देख लीजिए। अगर कृतियाँ करके दिए रहे तो कृतियाँ करके लिखिएगा, रचनाएँ दिए रहे तो रचनाएँ। फिलहाल ये लेखक है तो इसमें रचना ही देंगे, ठीक है ना। रचनाएँ लेकर के कुछ रचनाएँ उनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं वो उनको याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। खा में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का आया है, जयशंकर प्रसाद का है। फिलहाल इसमें जयशंकर और हरिओध जी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोनों का जीवन परिचय याद कर लीजिए। एक आध लोगों का और याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, हरिओध जी आए हैं। इन दोनों के साथ साथ में 1-2 लोगों का जो है जीवन परिचय और याद कर लीजिएगा। ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 5। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर नंबर 6। ये 5वां प्रश्न था। ये आपका 5-5 10 नंबर का, ये 5 नंबर का आपका जो है लेखक का साहित्यिक परिचय, और 5 नंबर का जो है कवि का साहित्यिक परिचय। और कवि वाले में कृतियाँ, इसमें रचनाएं। प्रश्नोत्तर नंबर आता है इसके बाद 6, जो आपके यहाँ कहानी दी गई रहती है, किसी एक की कथा वस्तु। शुरू की 2-3 कहानियाँ 2-3 पढ़ लीजिए बस, बहुत ज़्यादा इसमें भी पढ़ने कहानी के पता चलिए, सारांश टाइप में पढ़ लीजिए। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट में आपका पंचलाइट है, इसमें पंचलाइट दिए हैं। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। लाठी अथवा बहादुर, यही 3 कहानी पढ़ लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही 3 कहानियाँ आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसकी कथा वस्तु आती है लिखने के लिए, कथा वस्तु लिख करके दिखा दीजिएगा। या जैसे जिन्हें कहानी की समीक्षा दिखाना है कि मतलब आज के वर्तमान समाज पर किस पर आधारित है, कुरीतियों पर, या जिस पर भी जो भी याद है। जैसे पंचलाइट कहानी मुझे याद है, पढ़े हैं अपने पढ़ाई पढ़ते समय। हिंदी तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यह है कि जब हम पढ़े थे तब भी ये पंचलाइट कहानी थी। इसकी कहानी मुझे याद है। इसमें कोई गोधन नाम का व्यक्ति है, गांव में लाइट लाई जाती है, उसको जलाना कोई नहीं जानता है। वो गांव की किसी लड़की से प्रेम करता है, तो उसको गांव से जो है निकाल दिया जाता है। तो फिर जब लाइट आती, कोई जला नहीं पाता, फिर बुलाया जाता, वही जलाता, उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। ऐसी कुछ कहानी है, आप पढ़ लेंगे। ये 3 कहानियाँ पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत है। और यह कहानी जो होगी आपकी, ये आपका 5 नंबर का रहेगा, 5 अंक का रहेगा। इसमें भी शब्द सीमा 80 शब्द है, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान कीजिएगा, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। 80 शब्द से कम न रहे, 100 शब्द, 80-90 शब्द लिख दीजिएगा अंदाज में। गिनिएगा मत, टाइम मत वेस्ट कीजिए गिनने में, ठीक है। केवल आपको लगभग अंदाज में जो है 1 पेज लिख दीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर नंबर 7। एक ही प्रश्न लिखना रहेगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 7, ये भी आपका जो है 5 अंकों का ही होगा। इसमें आपके यहाँ एक खंड काव्य चलता है। जैसे
मैं प्रतापगढ़ की बात करूं तो प्रतापगढ़ में चलता है सत्य की जीत। उसमें वो दुर्योधन की कहानी दी गई है, द्रौपदी की कहानी दी गई है, जो द्रौपदी का चीर हरण होता है वही दिया गया है। तो इस पाठ में क्वेश्चन जैसे क्या है, सतखंड का द्रौपदी का चरित्र चित्रण, कथा वस्तु। तो इसमें 2 चरित्र चित्रण इम्पॉर्टेंट है, एक दुर्योधन का, एक द्रौपदी का। 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा, तीसरा इसकी कथा वस्तु पढ़ लीजिएगा। बस यही 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन मत पढ़िएगा आप पूरे खंड का। अब इससे केवल 3 प्रश्न आपको पढ़ने, मैंने बता दिया, एक दुर्योधन का पढ़ लीजिए, एक द्रौपदी का पढ़ लीजिए, प्रमुख स्त्री पात्र है, प्रमुख पुरुष पात्र है, और कथा वस्तु। चौथा क्वेश्चन आपको खंड का में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में से आ जाएगा। 5 अंकों का होगा, बहुत लंबा नहीं लिखना है, इसकी शब्द सीमा 80 शब्द है, अच्छे से इसको भी पढ़ लीजिए। अब आता है आपका, शुरू हो जाता है खंड खा। इसके बाद से 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें ये बहुत ही हो जाएगा इतने में खंड का। अब जहाँ से खंड खा शुरू करिएगा वहाँ खंड खा भी डाल लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 8। अब इसमें 8वां प्रश्न जो है 2 भागों में भी व्यक्त है, अलग अलग डाल लीजिए, एक बार का डाल लीजिएगा, फिर एक बार प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा डाल लीजिएगा। का में आपका निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले इसको करने का तरीका वही है जो पीछे गद्यांश के लिए बताया, संकेत डालेंगे। जैसे इसमें संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। ये भारतीय अस्माकम संस्कृति ऐसे किसी नाम से पाठ है। फिलहाल ये पाठ आपकी संस्कृत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 1-2 पाठ और है, मुझे पाठ नहीं याद है, बुक नहीं है मेरे पास, नहीं 2-3 पाठ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, 2-3 पाठ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भारतीय संस्कृति या किसी नाम से दिया गया एक पाठ ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 पाठ है ऐसे और उनको देख लीजिएगा। इसमें भी आपको संदर्भ डालना है, प्रस्तुत गद्यांश या गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, इसको लिखिएगा संस्कृत खंड, संस्कृत खंड में संकलित जिस भी पाठ से नाम लिया गया है लिया गया है उस पाठ का नाम सिंगल कामा में क्लोज करके ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। 2 पैसेज होते हैं इसलिए संकेत डालना अति आवश्यक है। कैसे डाला जाता है बता दिए। दोबारा खंड खा डालेंगे, खंड का डालें, फिर खंड खा डालेंगे, और ये आपका 7 नंबर का है भैया। इसमें आपका 2+5 7 नंबर 7 नंबर 7 दूनी 14 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ये गद्य का रहेगा और ये श्लोक का रहेगा। ये श्लोक का देखिए हिंदी अनुवाद लिखिएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए, व्याख्या मत डालिएगा, अनुवाद डालिएगा, हिंदी अनुवाद ये कर देना है। और श्लोक में भी दिया गया हिंदी अनुवाद कीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम इत ज्ञानाय च दानाय च रक्षणाय। बड़ा अच्छा श्लोक आया है आपके लिए, वैसे भी इम्पोर्टेंट। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य, खल माने दुष्ट होता है। इसमें बताया गया है जो दुष्टों की विद्या होती है, जो दुष्टों की, दुर्जन कह लो, दुष्ट कह लो, जो बुरा व्यक्ति होता है कुछ भी कह लो, उसकी विद्या कर रहे हैं विवाद के लिए होती है। धन मदाय, धनम मदाय मतलब धन जो है फिजूल खर्ची के लिए होता है। शक्ति परेशान पर पीड़ा, उनकी शक्ति जो होती है वो दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए होती है। अगर इसके ठीक विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका ज्ञान जो है वो दिए हैं, उनकी विद्या जो है ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बहुत अच्छा श्लोक आया है। और अथवा करके जो दूसरा है, न चौराहार्यम न च राजहार्यम न च भाति भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्धनम प्रधानम। मतलब विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसको चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, और ये भारवान भी नहीं होती, इसमें भार भी नहीं होता है। खर्च करने से यह हमेशा बढ़ती है। विद्या व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम मतलब हमेशा बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ। इसमें कोई पाठ सुभाषित रत्नानि के नाम से होगा या नीति व श्लोका के नाम से होगा। अगर नीति श्लोका किताब तो देखे नहीं है, नीति श्लोका नाम से होगा, या तो सुभाषित रत्नानि नाम से होगा, सुभाषित
रत्नान या सुभाषतानी नाम से पाठ होगा, नाम से। इसी पाठ के श्लोकों को अच्छे से ढंग से अनुवाद पढ़ लीजिएगा, इन्हीं का अनुवाद इसी में से आ जाएगा। 2-3 पाठ आपको उसमें बताए, एक तो ये भारतीय संस्कृत, ऐसे कुछ ही नाम से पाठ है, एक 2 पाठ और हैं, वही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और इसमें यही एक पाठ पढ़ लीजिए और पाठ पढ़ने की श्लोक के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद आपका शुरू हो जाता है व्याकरण। व्याकरण में जो 8 साइड के बच्चे हैं मानविकी वर्ग वाले, उनके यहाँ तो संस्कृत खंड से थोड़ा सा ग्रामर पूछा जाता है, लेकिन साइंस वालों में जो सामान्य हिंदी चलती है इसमें ग्रामर नहीं पूछा जाता संस्कृत का। ये विशेष ध्यान करेंगे तो आपको सूत्र रूप पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है। जैसे 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 मुहावरे दिए रहेंगे, 4 में से किसी एक मुहावरे का हमको वाक्य प्रयोग करना रहेगा, अर्थ लिख करके। ध्यान कीजिएगा, अगर आप पहला कर रहे हैं तो पहला डालिएगा, दूसरा पहला कर रहे हैं तो पहला डाल कीजिएगा, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा, तीसरा कर रहे हैं तीसरा, या चौथा, जो भी करेंगे गिनती में 1 होना चाहिए, वही खंड डालेंगे। नहीं कि हम कर रहे हैं चौथा मुहावरा और डाल दिए पहला नंबर, जैसे इसमें दिखा सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना। 4 दिन अब पता चला आप कर रहे हैं अगर मगर करना और क्रमांक डाल दिए 1 और पेपर में आया है चौथे नंबर पर, तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग में आपका नंबर कट सकता है। इसलिए अगर जो नंबर करें वही डालें, बस गिनती में आपका 1 होना चाहिए। ये भी 1 + 1 = 2 नंबर का होता है, मतलब 1 नंबर का आपका अर्थ मुहावरे का, 1 नंबर का आपका वाक्य प्रयोग। ये आपका 9वां क्वेश्चन होगा, मुहावरा अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होगा। इसके बाद आ जाता है 10वां प्रश्न। ये बिल्कुल बोर्ड की वेबसाइट से अपलोड किया हुआ पेपर है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, एकदम सेम जिस क्वेश्चन नंबर पर जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है वही आएगा, कहीं इधर उधर नहीं आएगा। ये प्रश्नोत्तर नंबर 10 जो आएगा ये अपठित होगा, अपठित गद्यांश। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा जो आपकी बुक से नहीं होगा, अपठित, जैसा कि नाम से ही अपठित मतलब जो पढ़ा ना गया हो, और उसमें से संबंधित आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे, 2-2-1 या 1-2-2 ऐसे करके रहेगा, लेकिन यह 5 अंकों का रहेगा। 10वां प्रश्न आपका अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसी में से ढूंढ करके आपको आंसर लिखना होगा। ये भी 2 है, संकेत इसमें भी डाल लीजिएगा, चूँकि अथवा करके 2 गद्यांश दिए रहेंगे, 2 में से किसी एक का ही करना है। इसके बाद आ जाता है प्रश्नोत्तर नंबर 11। ये 11 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 11 इसमें है भैया अविराम अभिराम, ठीक है, का एक, अच्छा ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये आपको भ्रमित करने वाला है, क्योंकि क्रमांक भी यही डाले हैं और आंसर भी जो दिए हैं, जैसे अविराम, अभिराम, और दूसरा लिखे हैं अभिराम। ये इसके 4 ऑप्शन हैं, एक है लगातार, ऑप्शन भी वही डाल दिए हैं, इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है, लगातार और सुंदर। दूसरा जो विकल्प दिया गया है किया हुआ, किया हुआ या पूर्ण। तीसरा विकल्प जो दिया गया है सहारा, सहारा और कोमल। और जो चौथा विकल्प दिया गया है कुरूप और लगातार है, कुरूप लगातार। और ये आपका 2 नंबर का होगा आपका। इसमें हम आपको बताएं, ये आपका अभिराम और अभिराम, और इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है यह है भुवन और भवन, भवन और भुवन। दूसरा भी ऐसे पूछ लिए हैं, भवन और भुवन। ये ध्यान कीजिएगा, जैसे पहला दे दिए घर, संसार,
दूसरा विकल्प दे दिए इसमें गृह आकाश, गृह आकाश। तीसरा विकल्प सदन हिस्सा, सदन हिस्सा। चौथा विकल्प जो दिए हैं संसार और जंगल दिए हैं, संसार जंगल। देखिए ये पहले का अर्थ तो यही पहला विकल्प सही है, ठीक है। आपको केवल यही इतना लिखना है, ये इतना, ठीक है। इसके ये आपका प्रश्न जो पूछा रहेगा, ये पूछा जाए लिखिए शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मतलब शब्द दिए रहेंगे, दोनों के अर्थ भी यही दिए रहेंगे, 4 विकल्प होंगे, 4 में से कोई एक सही होगा। जैसे अभिराम माने होगा लगातार, अभिराम माने सुंदर, यही इसका अर्थ है। इन 3 विकल्पों को इसको हम इसलिए बताएं चूँकि क्रमांक भी रोमन में डाले हैं, आंसर भी रोमन में दिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से चूज कीजिएगा और क्रमांक वही डालिएगा जिस नंबर का आपका सही हो। पहला सही है तो पहला डाल करके पहला लिख दीजिएगा, दूसरा सही है दूसरा। बस ध्यान कीजिएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू, चाहे जिसको ब्लैक ब्लू में कर दीजिए, चाहे इसको ब्लू इसको ब्लैक, या इसको ब्लैक इसको ब्लू कर दीजिए, लेकिन अलग अलग कलर में लिखिएगा। ये भवन सब लोग अच्छे से जानते हैं, भवन का अर्थ घर ही होता है और भुवन माने संसार होता है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें कई खंड हैं, ये तो खंड का था, प्रश्न 11 का था आपका, ये 11 का अलग अलग अर्थ होंगे। इसमें आपका खा होगा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे इसमें वायु दिया गया है, मित्र दिया गया है, राजा दिया गया है, लक्ष्य दिया गया है। हम वायु का बता दें, ज़्यादा लंबा बताएंगे नहीं, आपकी बुक में ये सब पीछे दिया गया है, आप खोल करके पढ़िएगा। ये सारी चीज़ें आपको कहीं किसी क्वेश्चन बैंक या कोई नोट्स या कोई यूट्यूब कहीं भी विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपनी बुक उठाइएगा, बुक में सब पीछे दिया गया है, उसी से पढ़ लीजिएगा। वायु को दो अर्थ हम बता दे रहे हैं, एक तो हवा होता है, वायु मैंने सब जानते हैं, दूसरा अर्थ होता है प्राण, ठीक। इसमें वायु दिया गया है, मित्र, राजा, लक्ष्य, चारों इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका खा वाला नंबर होगा, इसके बाद गा वाला नंबर ऐसे साइड में डाल लीजिएगा, यहाँ डालिएगा का, फिर ये खा डाल लीजिएगा, फिर गा डाल लीजिएगा, ठीक है। गा में है आपका निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द, ये भी आपके किताब में पीछे दिया गया है, ठीक है ना। कम बोलने वाला मितभाषी होता है, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। इसमें भी 2 है, 2 नंबर का आपका ये हो गया ये वाला प्रश्न, ठीक है। 2 प्रश्न पूछेंगे, 2 नंबर का ये जो अभी आपको मैंने बताया कि किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद है 2 आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द का चयन का। जैसे लिखा है कम बोलने वाला, मितभाषी कहा जाता है, मितभाषी, दोनों लिखिएगा, इतना समय निकालिएगा आप। जैसे लिखा गया कैसे लिखा गया है, नंबर ये पड़ा है, उसके बाद लिखा है कम बोलने वाला, लिखा गया है कम बोलने वाला, डैश कीजिएगा। जैसे इसमें तीसरा विकल्प सही है, ऐसे नंबर 3 डालिएगा और उसको लिख भी दीजिएगा मितभाषी, ये हो गया तरीका। इसमें दूसरा भी प्रश्न पूछा गया है, जो कीचड़ से उत्पन्न हो, खूब अच्छे से आप लोग जानते होंगे, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो, बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, कमल को कहा गया जाता है। इसमें अर्थ भी दिए, आपको जरूरत भी नहीं, आप एक बार भी पढ़ रहेंगे, जब ऑप्शन में मिलेगा आपको अपने आप समझ में। जैसे दिया गया गुलाब, फूल, पंकज, सुमन, बस यही है, आपको कमल ना कह करके पंकज कह दिया गया है, बस इतना सा है, भ्रमित मत होइएगा। कमल ना कह करके क्या कह दिए हैं, पंकज। चूँकि आप बचपन से हम कहानी सुनते चले आए हैं, कीचड़ हम कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, तो कमल ना कह करके उन्होंने क्या कह दिया है, पंकज कह दिया, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद इसमें घा है, ये सारे प्रश्न इसमें 2-2 नंबर के हैं। घा है, घा में भी आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे, किन्हीं 2 को शुद्ध करना रहेगा। 4 वाक्य, जैसे आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो से आज मेरे बड़े भाई आ गए, सही तरीका ये है लिखने का। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, लिखाया नहीं लिखवाया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, ये भी गलत है, तुम मुझे पुस्तक दे दो, ऐसा बोलना चाहिए, आप मुझे पुस्तक
दे दीजिए। हम पहाड़ में सैर करने गए थे, हम पहाड़ पर सैर करने गए थे। ये 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, 4 में से किन्हीं 2 को शुद्ध करिएगा। बस इतना ख्याल रखिएगा, 1 कर रहे थे 1 डालिएगा, 2 करिएगा तो 2 डालिएगा, 3 करिएगा तो 3 डालिएगा, 4 करिएगा, जो करिएगा गिनती में आपका 2 होना चाहिए। और इसका सिर्फ आंसर लिखना नहीं, जो लिखा गया इसमें भी आप लोग उतार लें, उसको उतारना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सही करके लिख देना है। ये ध्यान किए रहिएगा। घा का है, अगर पहला कर रहे हैं तो पहला डालिएगा, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा, तीसरा कर रहे हैं तीसरा, चौथा कर रहे हैं, जो क्रमांक करेंगे वही डालेंगे। बस गिनती में आपका 2 होना चाहिए। जैसे मैंने पहला और चौथा किया तो पहला और चौथा डाल दिया, गिनती 2 पूरी हो गई। इसके बाद आता है प्रश्न 12। प्रश्न 12 के भी 3 खंड हैं, तीनों आपके 2-2 नंबर के हैं। जैसे पहला है रस, किसी एक रस की परिभाषा, 2-3 रस हैं, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना। जैसे करुण और शांत आया है, आपको जो हाई स्कूल इंटर दोनों में पढ़े मिलाकर के 4 रस पढ़ लिए, 9 और 10 में, और 1-2 इंटर में पढ़े। जैसे करुण रस है, शांत रस है, वीर रस है, हास्य रस है, यही 4-5 इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सीधे उसके भाव से ही पता चल जाता है। करुण मतलब जहाँ पर शोक हो, दुख की बात हो, करुण रस है। शांत रस जहाँ बिल्कुल एकदम शांत हो, ठीक। और हास्य जिसमें हंसने वाली बात हुई हो, वीर जिसमें वीरता की बात हुई हो। 4-5 रस पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का है, उदाहरण सहित आता है, ध्यान कीजिएगा। 1 नंबर उदाहरण का होता है, 1 नंबर जो है, हाँ थोड़ा सा इसको लिखने में ध्यान कीजिएगा। तो सब तरीका बता दे रहा हूँ। ये प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 है। जैसे मान लीजिए करुण रस की परिभाषा लिख रहे हैं, तो ऐसे बीच में डाल दीजिएगा करुण रस, ठीक। और इधर डालिएगा फिर परिभाषा। क्या डालेंगे? परिभाषा। बढ़िया से परिभाषा रुके, जहाँ पर जहाँ पर शोक नामक अस्थायी भाव, विभावन भाव, संचारी भाव का संयोग होता है, वहीं पर करुण रस होता है, ठीक है ना। और कक्षा 9 से ही इसका वो उदाहरण पढ़ते हुए चले आए हैं। उसके बाद उदाहरण लिख देंगे। हे खगमृग हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, लिख दीजिएगा। नहीं ये तो वियोग का उदाहरण हो जाएगा। करुण रस में भी चल सकता है। का उदाहरण बुक में आपके दिए गए हैं, देख लीजिए। उसके बाद स्पष्टीकरण भी लिख दीजिएगा, स्पष्टीकरण। ये है इसको लिखने का तरीका। जैसे ठीक है, का है 12 का, चाहे यहाँ डाल लीजिएगा या बगल में का खा डालते चलिएगा। ऐसे डालेंगे, बीच में करुण रस, फिर डालेंगे परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण। इस तरह से हेडिंग डाल के करना है। खा, इसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा बहुत सरल है। अभी किताब तो नहीं लेनी, थोड़ा सा देख करके हम आपको बता देते। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है कि इसमें कैसे पहचानना है। उपमा रूपक दोनों बहुत आसान है, थोड़ी सी भिन्नता होती है, बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं, इसको हम समझा दे रहे हैं। उपमा रूपक, उपमा का मतलब है तुलना करना किसी से, और इसमें सीधे से है रूप दे देना। रूप दे देना, किसी को किसी का रूप दे दो। जैसे कह दिया जाए तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो तुम्हारे मुख की तुलना किससे की गई? तो ये आपका चंद्रमा से की गई, उपमा हो गया। रूपक है, सीधे सीधे कह दिया तुम्हारा मुख चंद्रमा है, बस यही इतना अंतर है। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है तो उपमा, और तुम्हारा मुख चंद्रमा है तो रूप, ये आपका रूपक हो जाएगा। उत्प्रेक्षा होता है जन जानो मन मानो, उसकी ये पहचान होती है। यमक है, एक शब्द आता है, अच्छा अलंकार, ठीक है। यमक है, कोई शब्द जो है बार बार आएगा, जितनी बार आएगा उसका अर्थ उतना होगा। और उसके बाद यमक, और उसके बाद उपमा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा बता दिए, जन जानो मन मानो, उसमें ये वाचक शब्द होते हैं। और एक होता है जिसमें उसकी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है ना। ये आपके हैं एक, और ये 4-5 अलंकार हैं, बस यही पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत कठिन नहीं है। उसके बाद आपका आता है यमक है। यमक के साथ में एक और चलता है, क्या कहते हैं वो, जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। उसको बस यही 4-5 अलंकार हैं, ढंग से इसको पढ़ लीजिए, इसी में से कोई आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका छंद। छंद में दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है। यही 4-5 पढ़ लीजिएगा। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, यही 4-5 पढ़ लीजिएगा। एक दूसरे के अपोजिट में है थोड़ा सा,
उदाहरण सहित पढ़ लीजिए। ये शब्द आपके दोस्त सब में लिखने का तरीका ही होगा, बीच में यहाँ डालना है क्या चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ परिभाषा डालना है, यहाँ उदाहरण, फिर यहाँ स्पष्टीकरण। ये 3 हेडिंग डाल करके आपको रस छंद अलंकार तीनों लिखने हैं। खंड 12 में 3 खंड में आएंगे का खा गा, तो का खा गा भी डालना है आपको, प्रश्न 12 भी डालना है। और 13वां प्रश्न जो होगा आपका, ये लंबा चौड़ा प्रश्न है आपका, 6 अंक का आता है। ये है आपका जो है पत्र लिखने के लिए। अब जैसे इसमें जो पत्र आया है, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। 250 शब्दों में अपने शब्दों में लिखना है। थोड़ा सा 1-2 देख लीजिएगा पेपर वो लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना। विषय जरूर डालिएगा, जैसे जिसको लिख रहे हैं पहले, जैसे जिसको लिख रहे हैं उसका पता टाइप कर दीजिए, उसका पद पता, फिर महोदय, सभी ने अवगत कराना है कि जिस विषय पर हम उनको लिख रहे हों ये ऐसी ऐसी समस्या है, क्या निदान चाहिए, अथवा अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद। ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। जैसे मित्र का पता लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र, हम सब यहाँ कुशल मंगल से हैं, आशा है आप भी कुशल मंगल से होंगे, और आपका पत्र मिला जो है हमें उपहार, आपका उपहार मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपका उपहार पा करके। यही सब कुछ बातें लिख देनी है, लेकिन ध्यान कीजिएगा इसकी शब्द सीमा 250 शब्द होती है। विधिवत आपको लिखना है, पत्र हिंदी में लिखना है। और इसके बाद जो आपका अंतिम प्रश्न होगा ये आपका 6 अंकों का होगा। 13वां प्रश्न आपका जो पत्र लिख रहे होंगे, यहाँ बीच में पत्र डाल दीजिएगा जिसके लिए लिख रहे हैं, विषय भी लिख दीजिएगा, किसके लिए लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। और इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 14 आता है जो आपका अंतिम प्रश्न होगा हिंदी पेपर का, ठीक है ना। ये आपका 9 नंबर का होगा, 9 नंबर का। इसमें है आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, एकदम इम्पॉर्टेंट ऐसे है ये आपका, आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। दूसरा है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका। आज के इस दौर में जो है हमारी राजनीति इतनी ख़राब होती चली जा रही है हमारे देश की, ये जो है हमारे लिए, चूँकि हम ही युवा जो हैं, आप युवा ही जो है देश की पीढ़ी, आने वाले भविष्य हैं, आप ही देश के नागरिक हैं, तो आपको ये प्रजातंत्र की भूमिका जो है समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें विपक्ष की क्या भूमिका होती है, अब यही जान लो, किसी चीज़ का रोक टोक ना हो तो अपने मन का बहता है, चाहे सही हो चाहे गलत, तो आपकी भूमिका अहम है, तो इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। देश में बेरोजगारी की समस्या, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण की वजह, इसमें 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आतंकवाद, बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, जो दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषित होता चला जाए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीनों। फिलहाल 5 इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है, 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट में विज्ञान पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर आज की दिन इसको पढ़ लीजिएगा। ये 4, 5, 7 ऐसे आपके निबंध हैं, 9 नंबर का आता है, पढ़ लीजिए। देखिए निबंध याद नहीं होता है, आपको एक बार उसको दिमाग से बैठा करके पढ़ लेना है, जिससे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग आपकी जो शैली है वो आपकी पता चल जाती है। इसमें भी हाँ थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। जैसे पहले एक हेडिंग आप पहले लिखिएगा, रूपरेखा, रूपरेखा। तो इसमें पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए आपकी, प्रस्तावना। मान लीजिए क्या हेडिंग डालेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, यहाँ प्रस्तावना लिखिए, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए प्रस्तावना। ये बिल्कुल आपकी आकर्षक होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर आपके मनोभावों को अच्छी तरह से समझ जाए। जैसे जैसे हेडिंग याद आते जाए, यहाँ डालते जाइएगा, यहाँ डाल करके लिखते जाइएगा, यहाँ हेडिंग डालते जाइएगा, लास्ट में उपसंहार। ये भी आपका बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपकी बिल्कुल एकदम फैक्चुअल होनी चाहिए, जिससे जो है वो परीक्षक आपको बढ़िया सा नंबर दे देगा। बीच में कुछ लिखने का मतलब ये नहीं कि जो पाओ गाना लिख दो, बढ़िया भोजपुरी गाना लिख दो, नहीं, लेकिन ये है कि बहुत मायने नहीं रखता, मायने आपकी प्रस्तावना और उपसंहार रखता है, दोनों ढंग से लिखेंगे। ये आपका अंतिम प्रश्न होना चाहिए निबंध, क्योंकि फिर आपके पास जितना समय बचता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आप निबंध ही लिखिए, जितना विस्तार से लिख पाइए, क्योंकि इसमें शब्द सीमा नहीं लिखी गई है, आपको अपने भाव को व्यक्त करना है। ये है कक्षा 12 हिंदी का मॉडल पेपर और कक्षा, और ये बिल्कुल आप लोग बातों को हल्के में मत लीजिएगा। बोर्ड की वेबसाइट UPMSP पर जो है अपलोड किया हुआ बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर है। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच कर सकते हैं, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए,
और आर्ट साइड वालों के लिए थोड़ा सा वही पीछे ग्रामर में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। उनके यहाँ पत्र नहीं आता है, वो आपका थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बहुत हल्के में शॉर्टकट में से बता दें, सारी चीज़ें सेम होंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यूनिट बता दे रहे हैं इसे। हिंदी, ये सारे आपके पहला प्रश्न वही है, दूसरा प्रश्न वही है, तीसरा प्रश्न वही है। ये इसमें हिंदी लिखा रहेगा, उसमें सामान्य हिंदी लिखा रहता है। पहला प्रश्न वही है, दूसरा प्रश्न वही है, तीसरा प्रश्न भी आपका वही होने वाला है, चौथा भी प्रश्न आपका वही है, पांचवा भी सेम प्रश्न है आपका। हाँ, पांचवें प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। साहित्यिक हिंदी में जो है जीवन परिचय पूछा जाता है, ध्यान, और सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है सामान्य हिंदी में, जीवन परिचय पूछा जाता है साहित्यिक हिंदी में, आर्ट साइड वालों की हिंदी में। उसके बाद खून का रिश्ता, लाठी, ये कहानी, बहादुर, यही तीनों पहले प्रमुख जो है वही बता दिए। तो वही सातवां प्रश्न भी सेम है, आठवां प्रश्न भी सेम है, नौवां प्रश्न है संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो साइंस में नहीं पूछा गया है। 10वां प्रश्न है, इसमें रस छंद अलंकार है 10वां प्रश्न में। 11वें में निबंध है, 12वें में संधि विच्छेद है, और 13 नंबर पर प्रार्थना पत्र है, और 14 पर फिर आपका संस्कृत का वो है, क्या नाम के, संस्कृत का व्याकरण है। थोड़ा सा भी पीछे डिफरेंस है, बाकी सेम है। आप सब अपना बराबर सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जिससे जो है उनको भी फ़ायदा होता रहे, साथ साथ में हमारा भी फ़ायदा होता रहे, हमारा चैनल ग्रो करता रहे। तो आप सब स्टूडेंट को देखने के लिए, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बेल वाली बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा आपका वीडियो, जिससे हमारा भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता रहे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।